Okay, today our topic is related to the writing of your research proposal. तो आपका रिसर्च प्रपोजल जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब भी हम रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हमें एक छोटा सा प्रपोजल, मिनी प्रपोजल लिखना होता है, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि हम इस रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें करेंगे। उसको जो है इनिशियली उसको रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। तो ये जो रिसर्च प्रपोजल होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल के लिए जरूरी है कि आपके पास टाइटल होना चाहिए। टाइटल से मुराद है टॉपिक, वो टॉपिक जिसके ऊपर आप रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। वो टाइटल जो आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर आप रिसर्च करें, दैट द टाइटल यू वांट टू डू रिसर्च ड्यूरिंग योर होल study या during your whole सेमेस्टर। तो इसके अंदर जो आप काम करेंगे वो जो है इस रिसर्च प्रपोजल के अंदर आप जो है लिखेंगे, यस दानियाल, दैट इज द सिनॉप्सिस, मे बी वी कॉल इट सिनॉप्सिस, बट at this level we should call it research proposal, but it's sort of the synopsis. it's a short uh, it's a short research report जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि what you are going to do in this research। तो सबसे पहले है that is the title। First you have to decide what is your title, and the title should be related to your specializations। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि you should select a topic which is related to your specialization। If you are doing your BBA in human resource management, you should choose your topic related to human resource management, any topic which is related to human resource management। And if you are from supply chain, then you should select a topic related to supply chain, maybe the warehouse, maybe the supply chain as a whole, or maybe the inventory management, all these things included in supply chain। और भी इसके अलावा आप कर सकते हैं। इसी तरह फाइनेंस के जो लोग हैं, they should select a topic related to the finance। finance mean maybe the behavioral finance, maybe the working capital, maybe the organizational profitability, and all these things। तो इसी तरह अगर मार्केटिंग के लोग हैं तो you should select topic related to your marketing, maybe the brand management, maybe the customer loyalty, maybe the brand loyalty, maybe the brand image, all these things included in the topic। तो topic जो है that should be related to your specialization। तो आपकी स्पेशलाइजेशन जब तक नहीं होगी, उससे रिलेटेड आप टॉपिक सेलेक्ट नहीं करेंगी, तो आपकी ग्रिप जो है उस टॉपिक पर नहीं होगी। इसलिए आई रिकमेंड यू, प्लीज सेलेक्ट योर टॉपिक विच इज रिलेटेड टू योर स्पेशलाइजेशन। आपने अभी जो बहुत सारे लोगों ने जो टाइटल कॉपी किए हैं, या जो सेकेंड असाइनमेंट मैंने दिया है विच इज related to the Ahsan Salim। अपना कैमरा ऑफ कर दे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट जी ये कौन है भाई? मिस्टर अल्फा, जो ये लिख रहे हैं मेरी अटेंडेंस मार्क करें। अभी अटेंडेंस मैंने ली नहीं है, अभी लेंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द टाइटल। टाइटल का मतलब है टॉपिक, जो आप टॉपिक डिसाइड करेंगे। अच्छा, उसके टॉपिक के आखिर के अंदर आपने ये वर्ड जरूर इस्तेमाल करना है कि जो भी फर्ज करो कि आपने कहा कि ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर कोई टॉपिक आपने लिया है, तो आप लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रांड लॉयल्टी ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
तो आगे आप लिखेंगे ड्यूरिंग कोविड-19, क्योंकि अब आजकल कोविड चल रहा है, तो कोविड के अंदर ही आप डेटा कलेक्ट करेंगे। तो आपका जो टॉपिक होगा उसके अंदर हर टॉपिक के आखिर में ड्यूरिंग कोविड-19 लिखना जरूरी है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने जो भी टॉपिक लेना है उसके आखिर में कोविड-19 लिखा हुआ होना चाहिए, या जो इस वक्त सिचुएशन है कि कोरोना वायरस लिखा हुआ होना चाहिए। जो भी वर्ड है उससे रिलेटेड वो आप इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द टाइटल, देन सेकंड इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड के अंदर आप ये बताएंगे कि आपका जो टॉपिक है वो किस चीज से रिलेटेड है, आप उसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट करोगे कि ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है तो आप ह्यूमन कैपिटल के बारे में लिखेंगे, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, हाउ इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द कंपनी। तो इन सारी चीजों के बारे में लिखेंगे आप। तो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, जो कि आपने तकरीबन एक पेज का लिखना है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी इट शुड बी अराउंड 1 पेज। और बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी के अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको जो भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो है वो आपने लिखना है इसके अंदर, उसकी डिटेल बतानी है। इसका आसान जो हल होता है, जो तरीकाकार होता है, वो ये होता है कि आप अपने जो आपने आर्टिकल लिए है उन आर्टिकल के जो बैकग्राउंड है, यानी इंट्रोडक्शन लिखा होता है, उस इंट्रोडक्शन को लिख कर अपना इंट्रोडक्शन जो है वो लिखें। तो आप 3, 4, 5 जो इंट्रोडक्शन लिखे हुए होते हैं, जो मोर सूटेबल हो आपके रिसर्च पेपर से रिलेटेड, आप उसके इंट्रोडक्शन को लेकर यहाँ पर बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी जो है वो आप लिख दें। जी सर, जीवन कुमार आवाज कट रही है। आवाज आप इंटरनेट को चेक करें, आपके करीब होना चाहिए इंटरनेट, तो आवाज नहीं कटेगी। ठीक है भाई, इंटरनेट को जो है आप अपने करीब रखें तो इंशाल्लाह आवाज नहीं कटेगी आपकी। तो हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। जी तो और यस, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? फाहद समझ जी, ओके ठीक है, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को। मैं अभी जो है वो ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि बैकग्राउंड, हाउ टू राइट बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखने के लिए जरूरी है कि आप जो है वो सबसे पहले कुछ रिसर्च पेपर जो है उनको आप पढ़ लें। उन रिसर्च पेपर को आप पढ़ेंगे और उसके सिर्फ बैकग्राउंड को पढ़ें। जो चीज आप लिखने के लिए जा रहे हैं सिर्फ उसी को ही पढ़ें, तो आप जो है उसको जो है वो आसानी से कर सकेंगे। तो आप सबसे पहले बैकग्राउंड जब लिखेंगे तो आपने इससे रेलेवेंट जो पेपर है उनको निकालें, उनका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी देखें और उसके मुताबिक अपना बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी जो है वो लिखना शुरू करें। तो मैंने आपको बताया जो आपका टॉपिक है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, अगर हो सकता है बाद में मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग भी होते हैं। तो बैकग्राउंड में जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल जो है वो मौजूद होने चाहिए। तो सारे के सारे वेरिएबल्स अगर मौजूद होंगे उनके बारे में लिखेंगे और उनका आपस में कनेक्शन आप बताएंगे कि वेरिएबल 1 का वेरिएबल 2 के साथ क्या कनेक्शन है। जैसा कि आपने एक टॉपिक लिया कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो पहले आप ह्यूमन कैपिटल के बारे में लिखेंगे, फिर आप एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के बारे में लिखेंगे, फिर आप इन दोनों के कनेक्शन के बारे में लिखेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसके ऊपर आपने जो है वो लिखना है। जब आप उसके ऊपर लिखेंगे उनके रिलेशनशिप के ऊपर, तो इस तरह फिर आप इसी के अंदर बैकग्राउंड में भी आप ये भी लिखेंगे कि आप जो है क्या नई रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च जो उससे पहले नहीं हुई है वो इसी के अंदर आप चाहें तो इसको डिस्कस कर लें। दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। तो एक पेज का आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड के अंदर आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में लिखना है,
उनका रिलेशनशिप के बारे में लिखना है, उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है। ये सारी चीजें आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में लिखना है। एक और चीज आपने याद रखनी है कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी के अंदर आपने सारी चीजें साइटेशन के साथ लिखनी है। साइटेशन जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब होता है कि आपने जो जिसके पेपर से उठाया है उसका लास्ट नेम और ईयर लिखेंगे, तब उसको जो है वो हम कहते हैं साइटेशन। और फिर उसी को रेफरेंसेस में जाकर जो है वो आपने कंप्लीट उसका रेफरेंस लिखना है। तो साइटेशन इन टेक्स्ट साइटेशन होती है जो कि विद इन द टेक्स्ट होती है, जिसमें ईयर लिखा हुआ होता है और लास्ट नेम जो है लिखा हुआ होता है। रेफरेंसेस में कंप्लीट डिटेल होती है, उन कंप्लीट नेम होते हैं, ईयर होता है, उनका टाइटल होता है, किस जर्नल में छपा वो लिखा हुआ होता है, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर और पेज नंबर सब चीजें लिखी हुई होती है उसमें। तो वो इन टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंसेस भी आपने इसमें शामिल करने हैं। उसके बाद जो थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने ये बताना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी क्या है, मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ड्यू टू कोविड-19। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो आप ये बताएंगे कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान। तो इसको लेकर फिर आप इसकी डिटेल बताना शुरू करेंगे और फिर आइए आप ये बताएंगे कि हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आप बताएंगे कि आप ये रिसर्च करेंगे और इस रिसर्च के थ्रू यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट में कर रहे हैं, अगर आप ह्यूमन कैपिटल में कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज अ यूनिक capital which is not easily available in the market, and the companies are trying to attract the talented people uh, in the organization, but due to COVID-19 there is a problem for the company to attract the proper human capital in the organization। तो इन चीजों के ऊपर आप बात करेंगे। जी ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आप पॉसिबल सोल्यूशन बताएंगे। पहले आप प्रॉब्लम बताएंगे फिर उसका पॉसिबल सोल्यूशन। पॉसिबल सोल्यूशन से मुराद है या आपका जो रिसर्च है, आप जो रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं वो लिखेंगे आप। कि फर्स्ट करो आपको ये बताएंगे कि यू विल सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाय improving by working on the GDP of Pakistan or GNP of Pakistan or the development of Pakistan or the on the investment। जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा फिर उसको लेकर आप बताएंगे कि उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे और इस तरह हम ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अचीव कर लेंगे। ओके तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसी तरह अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बात कर रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर बात करते हुए आपने ये देखना होगा कि आप ये बताएंगे कि ड्यू टू कंपटीशन इन द मार्केट आपके जो कस्टमर है वो आपके ब्रांड से या जो आप जिस कंपनी पे ऊपर आप काम कर रहे हैं they are not basically satisfied with the brand of the Unilever maybe या the brand of Lux, जो भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे the customers are not easily satisfied with the available product, therefore it is very important to work on the factors that improve the customer satisfaction रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। तो इस तरह आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपने डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को मेंशन करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द प्रॉब्लम। अब बाज लोग जो है इसको लिखते हैं जी टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उनकी परफॉर्मेंस को कैसे आप बढ़ाएंगे,
through attracting and managing human capital. This is the simple solution. आप बताएंगे कि the people are not performing well in the organizations and we are working on the human capital management and human attraction. Through human capital management attraction we will solve this problem. This is a problem statement, बहुत simple है. अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जो और अहम चीज है वो ये है कि आपने इसको साइट करना है. साइट करने से मुराद ये है कि आपने ये बताना है कि ये प्रॉब्लम जो आप सोच रहे हैं ये सिर्फ आप नहीं सोच रहे बल्कि किसी रिसर्चर ने भी ऐसा सोचा है. तो आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस रिसर्चर ने ये कहा है कि एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है ड्यूरिंग द कोविड-19. या आपको इसका प्रूफ देना होगा किसी रिसर्च पेपर से, किसी मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर से या इसी तरह किसी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कहीं पर भी हो वहां से आपको प्रूफ देना होगा कि ये सिर्फ आप नहीं कह रहे ये प्रॉब्लम है बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोग, रिसर्चर, एकेडमिशियंस, पॉलिटिशियंस ये भी कह रहे हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम. तो आप जितना ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में लिखेंगे, उनको साइट करेंगे कि इन लोगों ने भी कहा है कि दिस इज अ प्रॉब्लम, उतना ज्यादा आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, वो इतना इम्पोर्टेंट होगा और लोग ऐसे प्रॉब्लम को ज्यादा पसंद करेंगे. तो मेरा ये ख्याल है कि अब आप चीजें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या क्या आपने लिखना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहली जो चीज आप लिखेंगे वो लिखेंगे डायरेक्ट प्रॉब्लम. तो आप बताएंगे द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. द कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और विद द बाथ सोप. जो भी आपने सोप लिया है, जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है उससे रिलेटेड आप बताएंगे. या कोई इंडस्ट्री भी है तो उससे रिलेटेड आप बताएंगे. कस्टमर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द MNCs, with the FMCG sector products, इसके ऊपर आप बात करेंगे. या आप बताएंगे कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड विद द इस्लामिक बैंकिंग. तो इन चीजों के ऊपर जो है आप बात करेंगे. फिर आप लिखेंगे उसके अंदर कि दिस इज ऑल्सो cited by this is also second by Mr. A. Mr. A का मतलब है किसी रिसर्चर का रेफरेंस देंगे. Mr. A said that there is a problem of customer satisfaction in the banking industry और उसका नाम लिखेंगे और यार लिख लेंगे जहाँ से आपने उसे देख के लिखा हुआ. तो इस तरह आपका जो प्रॉब्लम है बहुत साउंड और अच्छा हो जाएगा. फिर उसके बाद जो तीसरी चीज आप लिखेंगे वो आप ये बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. आप बताएंगे कि वी आर गोइंग टू रिसर्च on the topic of human capital, on the topic of brand loyalty to improve the satisfaction. तो आप brand loyalty के थ्रू आप बताएंगे कि हम इसको improve कर देंगे. तो this is a problem statement. Research का सबसे important जो element होता है that is the problem. Choosing of the problem is very important. जितना आप significant आप problem चुनेंगे उतना बेहतर होगा. जितना आप हल्का प्रॉब्लम चुनेंगे जिसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा वो उतना रिसर्च आपकी खराब होगी. तो जितना आप सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम लेंगे वो प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने से लोग खुश हो जाएंगे. फर्ज करो आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट खत्म कर दें, आप ऐसी रिसर्च करें जो आप सजेस्ट करें कि ये काम कर ले तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट खत्म हो जाएगा कोविड-19 में, तो लोग आपको बड़ा पसंद करेंगे कि हाँ जी इसने बहुत अच्छा काम किया. अगर आपने ऐसे ही कोई काम कर दिया बिल्कुल फजूल किस्म का तो वो डेफिनेटली लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे. बट जो भी आप काम करें, जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के लिए जाए ये जरूर याद रखिएगा कि ये रिसर्च आपने जो है आपके पास 1.5 महीने का टाइम है खाली. 1.5 महीने में आपने इस रिसर्च को कंप्लीट करना है. इसलिए अब आज से ही इसके ऊपर काम करेंगे तो ये 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी. अदरवाइज ये 1.5 महीने में कंप्लीट होने वाली नहीं है. फिर आप रोते फिरेंगे कि जी सर ने फेल कर दिया. तो डेफिनेटली अगर आप रिसर्च रिपोर्ट प्रॉपर नहीं बनाएंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर लें. मैं नंबर बहुत अच्छे देता हूँ लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो काम करते हैं. लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप वो अगले सेमेस्टर में फिजिकल क्लासेस में एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ. आगे बढ़ते हैं जी. रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. अब ये रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इनके ऊपर हम बात करते हैं.
ये मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एचआर ऑडिट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। जी बिल्कुल, ऐसा जरूर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ए ग्रेड पक्का है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो एफ पक्का है फिर इंशाल्लाह। तो आप कोशिश करेंगे ए ग्रेड के ऊपर काम करें। अच्छा ये देखें, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल जो है वो है क्वेश्चन की, ये व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचआर ऑडिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसका जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ एचआर ऑडिट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये इसका टॉपिक था। तो हमने या रिलेशनशिप बिटवीन एचआर ऑडिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, तो हमने इसको क्या किया, ये क्वेश्चन बना दिया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचआर ऑडिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब इसी को हम ऑब्जेक्टिव में जो है वो चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में नीचे देखें, इसी का अब मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एचआर ऑडिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। देखिए बहुत सिंपल है, जो ऑब्जेक्टिव होता है या क्वेश्चन होता है उसी सेम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ऑब्जेक्टिव। जैसे ये व्हाट के साथ बना हुआ था, ये टू फाइंड आउट के साथ बन गया है। टू फाइंड आउट, टू एग्जामिन, टू कंफर्म, ये सारे वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एचआर ऑडिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसका मतलब क्या है, ये है नीचे वाला ऑब्जेक्टिव है और ऊपर वाला है रिसर्च क्वेश्चन। अब मैं आपको एक जरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बताता हूँ, फिर आप इसको जो है देखिएगा कि इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे अब ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है और ये एचआर ऑडिट है। तो मैंने पहला सवाल ये बनाया था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचआर ऑडिट एंड, ये जो इधर जा रहा है एरो, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। और इसी का ही हमने बनाया था रिसर्च ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एचआर ऑडिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये पहला एक रिसर्च क्वेश्चन हो गया और एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आगे बढ़े अगर हम तो ये देखें, ये जो एरोज जा रहे हैं, जितने एरोज जा रहे हैं इस एरो को छोड़कर, जो कि एचआर ऑडिट से नीचे आ रहे हैं, इस एरो को छोड़कर बाकी जो एचआर प्रोसीजर का एरो जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का एरो जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पर। ये तीनों एरो जो जा रहे हैं, जितने एरोज जा रहे हैं उतने ही सवालात बनेंगे और उतने ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनेंगे। जैसा कि इसका रिसर्च में क्वेश्चन बनाऊं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचआर प्रोसीजर एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इसी का ऑब्जेक्टिव बनाऊं, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एचआर प्रोसीजर एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब दूसरे के ऊपर आ जाए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। व्हाट के साथ भी बना सकते हैं, डज के साथ भी बना सकते हैं, इज के साथ भी बना सकते हैं, जैसा लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। फिर इसका आप बनाए रिसर्च ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसी तरह थर्ड है, थर्ड का बनेगा, does training and development have any relationship between organizational effectiveness, have any relationship with organizational effectiveness। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, does training and development has any relationship with organizational effectiveness। तो ये रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा। इसको अगर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो मैं अब दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए ये चीजें। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना सीख जाना, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना लेना, रिसर्च क्वेश्चन बना लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और देखें आप, बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो जो बन रही है, ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, इन वीडियो को दोबारा आप देखिएगा और दोबारा देखकर इन वीडियो को जो है आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन बनाना आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि आप जब प्रपोजल लिखेंगे तो उसके अंदर आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च प्रपोजल जो है वो बनाना ही होगा।
अगर आप नहीं बनाएंगे तो रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। जी एहसन सलीम, क्या दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक दफा दोबारा मैं बता देता हूँ अगर आप बता रहे हैं तो। मैं ये बता रहा था कि जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लिखते हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कैसे लिखते हैं। ये देखिए, ये एचआर प्रोसीजर है और ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है। प्रोसी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जिसके ऊपर एरो जा रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जहां से एरो जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये एचआर ऑडिट की 3 सब डायमेंशन है। तो ये तीनों सब डायमेंशन यानी ये वेरिएबल्स है। तो एचआर प्रोसीजर एक वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक दूसरा वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है। और तीसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो कि इंडिपेंडेंट है। और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है और इसको कहते हैं रिसर्च फ्रेमवर्क, जो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कुछ भी कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप बस इसको आप रिसर्च फ्रेमवर्क आप लिख दीजिएगा। तो आपका ये रिसर्च फ्रेमवर्क होगा। आपको ये पता होना चाहिए प्रपोजल में कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप आगे रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। ये कैसे पता चलेगा? जब आप अपने पेपर्स को पढ़ेंगे, जो जो आपने पेपर पढ़े उनके जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं वहां जाएंगे, उनको देखेंगे, उनके हाइपोथेसिस को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, तो वहां से आप ले सकते हैं। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसका और इसका आपस में क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेगा। तो जी पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। क्वेश्चन जो है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप, ये ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एचआर प्रोसीजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये ऑब्जेक्टिव है। इसको क्वेश्चन में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये होगा what is the relationship between HR procedures and organizational effectiveness? What is the relationship between, जहाँ क्वेश्चन बन जाएगा does the, does any relationship between this and this, तो ये भी आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इस को खत्म होने में इस लेक्चर को सिर्फ 30 सेकेंड्स रह गए हैं। तो इसको मैं सेव करने के बाद जो 2-3 मिनट लगेंगे फिर दोबारा आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। जब तक मैं दोबारा बता रहा हूँ कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एचआर प्रोसीजर एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, ये रिसर्च क्वेश्चन है। इसी तरह रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एचआर प्रोसीजर एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। तो ये ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन इस तरह बनेंगे एहसन सलीम, ठीक है। बाकी जो दूसरा आपका क्राइटेरिया है वो मैं आपसे जो है बात करता हूँ। और नमाज को अभी टाइम है, अभी 15 मिनट हम पहले पढ़ेंगे और 15 मिनट के बाद फिर नमाज के लिए जाएंगे। हम 7:30 बजे नमाज ब्रेक करेंगे। आप फिर उसके बाद नमाज के लिए जाएगा 7:30 बजे से लेकर 7:50 तक हम नमाज ब्रेक करते हैं।